अस्सलाम वालेकुम, सबको खुशामदीद, सत श्री अकाल। और बाकी संडे मॉर्निंग है सबके लिए। आज वीकेंड का दिन है, सब सो रहे होंगे। मगर मैंने आपके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करना था बिकॉज़ बहुत सारी आवाम है जो मेरे दोस्त यार हैं, जान-पहचान वाले हैं, जो कि मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि यार क्या प्रोसीजर है, क्या है, क्या नहीं है, कैसे आप पहुँचे? हमें भी बताओ। देखिए यार, कोशिश करूँगा कम वक़्त में आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि देखें, आपको ना जापान के लिए सिर्फ़ अभी मैं बात करूँगा। जापान के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको लैंग्वेज करनी होगी। लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे गुज़ारा नहीं है और ना कि एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटर से आगे पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन की भी है, बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या इससे ऊपर है। तो उनके लिए ऐसा होता है कि जब आप इतने पढ़े लिखे होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे ना कुछ शायद थोड़ी बहुत कुछ कम इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको बगैर किसी सर्टिफ़िकेट के आपको एडमिशन दे देंगे अपने इंस्टीट्यूट में। मगर ये बहुत रेयर होता है, आप इस चीज़ को निकाल दें ज़हन से वैसे, ऐसा होगा नहीं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा, आपको लैंग्वेज करना। लैंग्वेज आप करें, वो पास करनी होगी आपको। तो वो माँगेंगे आपसे N5 का सर्टिफ़िकेट। तो यहाँ पे 5 स्टेजेज़ होती हैं लैंग्वेज की, N5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये मिनिमम माँगेंगे आपसे N5 का सर्टिफ़िकेट। जब आपके पास N5 का सर्टिफ़िकेट होगा तो वो आपसे आगे की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले गूगल पे जाएँगे, गूगल से डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पे टाइप करेंगे भाई जैपनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, तो आ जाएँगे मुख्तलिफ टोक्यो के और मुख्तलिफ जगहों के, शहरों के। तो आप इस सब में अप्लाई करें, ईमेल करें उनको कि भाई मैं आपसे एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता हूँ। और फिर वो आपसे N5 का सर्टिफ़िकेट माँगेंगे, आप उनको प्रोवाइड करें। और जो प्रोवाइड करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, फिर आगे के वो मामलात अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो होगी उनकी, वो आपको बताएँगे। वो स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करते-करते आपसे वो माँगते रहेंगे, तो वो आप प्रोवाइड करते रहेंगे उनको। जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो वो बोलेंगे कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जैसे स्पॉन्सर जो होगा आपका, और उनके डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी लवाज़मात आप डॉक्यूमेंटेशन आप हमें कोरियर करें, डीएचएल के थ्रू या किसी भी एक्सवाईजेड के थ्रू उनको भेजें। तो वो जब आप उनको भेज देंगे, तो वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर जापान में। तो वो आपसे जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, सर्टेन टाइम, इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग मरहला ये। मुझे भी साल डेढ़ साल लग गए थे, साल तो मैक्सिमम मिनिमम लगेंगे आपको। तो ये आपका होने के बाद तो फिर ये यहाँ से वेरीफाई करके आपको दोबारा आपको कोरियर कर देंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ एडमिशन लेटर वगैरह दे देंगे। जब आप एडमिशन लेटर आपको रिसीव हो जाएगा और उसके साथ सीओई लेटर होगा। सीओई लेटर के ऊपर ना एक स्टैम्प लगी हुई होगी। वो अभी आप यूजेबल नहीं हो सकता जब तक वो स्टैम्प लगी हुई होगी। तो देन जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट वापस चले जाएँगे तो आपसे वो बोलेंगे अब आप फीस जमा कराएँ। इस फीस जमा कराने के अमल में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर जितनी से जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज कवर अप कर लेंगे, जैसे N5 कर लिया आपने, N4 कर लिया। क्योंकि सिर्फ मैंने बेसिक लैंग्वेज के लिए अभी जो मैंने फीस भरी है ना, 12 आप 10 से 15 लाख आप रख लें। और वही बंदा वहाँ पर जो करेगा 6 महीने की फीस जो देगा ना, 35,000 रुपए। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है फीस स्ट्रक्चर में। तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं अगर आप वहाँ पर जो स्टूडेंट ये हैं कि जिनका इंटर नहीं हुआ है, तो वो अभी से एडमिशन ले लें, मैट्रिक के बाद ले लें एडमिशन। कि भाई उससे ये होगा कि जब तक उनका इंटर लेवल तक वो आएँगे, तो वो साथ-साथ उनके पास N5 या N4 तक का सर्टिफिकेट उनके पास आ जाएगा। तो जब वो N4 का सर्टिफिकेट अवेल कर चुके होंगे और इंटर के पेपर दे रहे होंगे या पेपर दे चुके होंगे, तो उनका समझ लें 12-12 या 15-15 लाख के हिसाब से, 12 लाख के हिसाब से लगाएँ तो 24 लाख, 15 लाख के हिसाब से लगाएँ तो 30 लाख रुपए उन्होंने सीधे-सीधे बचा लिए। और वहाँ उन्होंने खर्चा किया 35 और 35 और 35 लगा लें तो 1,05,000 रुपए का खर्चा किया उन्होंने। कहाँ 30 लाख, कहाँ 5 लाख, 1,05,000। तो ये सारे मशवरा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैंने खुद सारी चीज़ों को फेस किया है विदाउट एनी एजेंट। तो आप करेंगे तो आपको बेटर हो जाएगा। देन वो जब फीस आप उनको भर देंगे, जब आप फीस यहाँ से उनके अकाउंट में डाल देंगे, तो कोशिश कीजिएगा वो जो स्पॉन्सर है आपका, या जो भी है, आप अपने भी अकाउंट से डाल सकते हैं, मगर स्पॉन्सर जब वो होगा तो स्पॉन्सर के मैंने तो अपने स्पॉन्सर के थ्रू ही फीस जमा कराई थी। क्योंकि जब उनको मैंने दिखाया कि मेरे फाइनेंसर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं के थ्रू जमा कराई मैंने। आप वैसे खुद भी करा सकते हैं। तो आपने जमा करा दी, तो वो जो सीओई लेटर जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होगी ना, एडमिशन लेटर के थ्रू साथ ही आता है। तो वो लेटर, वो गवर्नमेंटल लेटर होता है, वो एश्योरिटी होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से अपनी गवर्नमेंट को और वहाँ की एम्बेसी को कि भाई ये बंदा एलिजिबल है हमारी तरफ से, इस बंदे को हमारी तरफ से ओके, काइंडली आप अपनी वेरिफिकेशन करें और इनको भेज दें। तो देन जब आप फीस भरने के बाद वो जो स्टैम्प होगी वो हट जाएगी, और देन आप वो डॉक्यूमेंटेशन लेके आप एम्बेसी चलेंगे, या फिर आप गूगल से नंबर निकालें एम्बेसी का, आप उनको कॉल करें, ख्वारी से बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए अपना उनको कॉल करें। अगर वो कॉल पे बता देते हैं अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप उनको बताएं भाई मेरे पास सीओई लेटर आ गया, सीओई लेटर, और एडमिशन लेटर आ गया है, मैंने एडमिशन ले लिया है फलां-फलां इंस्टीट्यूट में। तो और मैं अब जाना चाहता हूँ, तो काइंडली आप अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मुझे बता दें, ताकि मैं वो ले आऊँ और आपको सबमिट करा दूँ। तो अगर वो बता दें तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर वो ना बताएँ और वो बोलें कि आपको विज़िट करना होगा एम्बेसी का, तो आप विज़िट कर लें। एक दिन आप लगा के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सुबह 9 से टाइमिंग है उनकी, 9 से तकरीबन 11 तक की टाइमिंग है शायद, 9 से 11-12 तक की टाइमिंग है। आप उसमें आप जाके अपना डॉक्यूमेंटेशन आप उनको जमा करा देंगे। तो उसमें ये होगा कि वो बता देंगे आपको कि भाई लिस्ट पकड़ा देंगे आपको कि ये है 1 से लेके 10 तक की ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये काइंडली आप लेकर आ जाएँ, ओरिजिनल फॉर्म में या कॉपी फॉर्म में जो भी होगा उसमें लिखा हुआ होगा। क्लियर कट उनसे बात करिएगा कि कौन-कौन से चाहिए, ताकि बार-बार आपको जाना ना पड़े। क्योंकि मैं भी 2-4 दफ़ा बहुत ख्वारी उठा चुका हूँ, आसानी से सारी चीज़ें नहीं हुई हैं मेरी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप वो सारी चीज़ें ख्वारी ना उठाएँ, तो आप उनसे पहले कन्फर्म कर लें। तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएँगे, वो आपको रिसीविंग एक लेटर दे देंगे अपना। वो रिसीविंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको अपने पास सँभाल के रखना है, और वो आपको टाइम दे देंगे कि भाई अब हमारी कॉल का इंतज़ार करें। अब वो आपको कॉल करेंगे, तो फिर आपको कॉल करने के बाद बुलाएँगे, या फिर आपको बता देंगे कि भाई आपका फलाने डेट पे आपका इंटरव्यू है। तो उसी में वो आपको पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें इश्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें वो आपको वो इंटरव्यू के बाद बताएँगे। कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है, जैसे मेरा भी हुआ था, और कुछ लोगों का इंटरव्यू नहीं होता, जैसे बहुत से मेरे दोस्तों का इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो ये आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा सारा, तो आप अगर इंटरव्यू में पास हो जाएँगे, तो आपको फिर वो बोलेंगे कि आप जाएँ, अब आपको हम कॉल करके बताएँगे या बुलाएँगे। तो देन आप चले जाएँगे और आपको वो कॉल करेंगे कि भई आप आ सकते हैं, आप आके फलानी डेट को आके आप हमसे अपना सारी चीज़ें ले जाएँ। अब जब वो आपको बुलाएँगे, और बताते नहीं हैं ये कि क्यों रिजेक्ट किया, इनकी एक अपनी पॉलिसी है।
वहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा। बाकी लोग शायद बता देते हैं बाकी एम्बेसी वाले, मगर यहाँ की एम्बेसी बताती नहीं है कि भाई अगर रिजेक्ट होता है तो इंसान को बताते नहीं है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो और अगर रिजेक्ट नहीं होता तो उस पे ज़ाहिर-सी बात है आपका वीज़ा लगा हुआ होता है। तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे और आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका लग गया है, तो आप टिकट कटाएँ और आ जाएँ यहाँ जापान। तो इंशाल्लाह बस ये सारा प्रोसेस था जो कि मैंने आपसे शेयर करना था। और बाकी कुछ लोगों ने मेरे से शेयर किया कि यार कुछ लोग किसी भाई के अशर भाई थे, उन्होंने पूछा था कि यार वो मेरा दोस्त मलेशिया से वहाँ चला गया और उसने असाइलम ले लिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो एक दो मैंने हमारी जान-पहचान के निकले हैं, मतलब उनसे सलाम दुआ हुई है तो वो असाइलम पे ही आए हैं। अच्छा वो असाइलम पे आए हैं तो उसकी कंडीशन अलग है भाई, वो बहुत अलग सीन है। तो भाई मैं तो बिल्कुल हम लोग जो लीगल वे है और जो लॉन्ग लास्टिक है तो उस पे मैंने अप्लाई किया था कि स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना है। 5 साल कंसेक्यूटिव आप रहेंगे यहाँ पर और ये सारी चीज़ें तो आपको कुछ यहाँ की जैसे पीआर भी मिल सकती है। पहले ये 10 साल की थी कि बगैर कहीं आगे पीछे जाए आप 5 साल कंटिन्यू रहेंगे और बगैर किसी लीगल और इसी ऐसी-वैसी एक्टिविटी में ना पकड़े जाएँ, आपका कैरेक्टर साफ रहे, ये सारी चीज़ों को ये बहुत ख़्याल रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर नहीं होगा तो आगे जाके आपको ये पीआर वगैरह भी वो मिल सकती है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे ही भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगी। तो भाई अपना वक़्त ज़ाया ना करें, तो कोशिश करें जिन्होंने इंटर नहीं किया वो अभी से तैयारी करने में लग जाएँ। चाहे वो जापान आना चाहते हैं, चाहे वो चाइना जाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं और अदर कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ की इकॉनमी अच्छी है, या अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं या अपनी फ़ील्ड के हिसाब से वहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो वेलकम है आप सबको। बाकी और कोई आपको मेरे ख़्याल से तो मैंने कोई और बात आपसे छुपाई नहीं है कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता। जो जिस प्रोसेस से मैं आया हूँ, वो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। असाइलम का भी मैंने आपको बता दिया, वो भी एक वे है आने के लिए, मगर फिर उसके बाद गेट आउट वाला वे नहीं है, मतलब आप फिर जा नहीं सकते कहीं और। तो वो जो मेरे एक साथी आए हुए हैं, तो बेचारे आए हुए हैं अपनी बेगम के साथ, असाइलम ले लिए, बच्चे हैं पाकिस्तान में। तो और साल तकरीबन होने वाला है उनको। तो वो मैं थोड़ा बैड सीन है, थोड़ा परेशान भी हैं वो, तो इस तरह के मामलात वैसे ज़ाहिर-सी बात है घर से दूर बंदा परेशान ही रहता है। हम भी थोड़ा उदास रहते हैं अक्सर। मगर ये है कि आपको एक लीगल वे जो मैंने था, वो आपसे मैंने शेयर कर लिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मशवरा दूँगा, यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने का मतलब है वहाँ पर ज़ाया करना। यूनिवर्सिटी के बाद भी हमने काम किया, काफ़ी साल कारोबार किया वहाँ पे, कोई ख़ास अच्छा खासा हमने माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा खाया कमाया वहाँ पे। मगर ज़ाहिर-सी बात है एक टाइम के साथ मैच्योरिटी आ जाती है काम में भी, आपकी सारी चीज़ों में, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकी बिकॉज़ ऑफ अनसर्टेनिटी और लॉलेसनेस। आपको अंदाज़ा है इन सारी चीज़ों का। तो मेरा मशवरा यंगस्टर्स को यही होगा कि इंटर के बाद वो जो यूनिवर्सिटी में फ़ीस देंगे ये लाखों रुपए की शक्ल में, वो आप बाहर निकलने के लिए आप खर्च करें। और इससे ये होगा कि जो 4 साल आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में लगाएँगे और 4 साल के बाद आप फ़ील करेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास कोई मतलब कोई वे नहीं है कि मैं अपना काम कर सकूँ या कहीं पे अच्छी जगह जॉब कर सकूँ। क्योंकि देखें वहाँ पर कमी है इन सारी चीज़ों की, रिसोर्सेज़ की। तो जब आप वही पैसे आप दूसरा बंदा ये कंपेयर करेंगे कि जिसने इंटर के बाद वही पैसे आपने यहाँ पर आके लगाएँ, तो वो 4 साल बाद, और पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा 4 साल बाद एक आसमान है और एक ज़मीन वाला फ़र्क आप फ़ील खुद करेंगे। तो और जो बच्चा करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी वाले बच्चे हों, कि ये ना हो कि भई वो पापा की परी हों या पापा के लाडले हों, तो उससे ये होगा कि वो फिर लाडलेपन में बेचारे कहीं ज़ाया ना हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हालात भी हैं कि आपको इ इधर-उधर होने में आपको देर नहीं लगेगी। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता आपको, और एक तो है एक ऊपर वाला जो देख रहा है हर वक़्त, बाकी इसके अलावा आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं। तो मैच्योर होकर आएँ और बोल्ड डिसीज़न लेकर आएँ और अपने फ्यूचर को फ्यूचरिस्टिक होकर आएँ। तो बाकी गुड लक है सबके लिए, हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी अपने गोल्स में और अपने मामलात में कामयाब हों। अच्छे से मामलात हो जाएँ, हमारे भी यहाँ पे सेटल्ड हो जाएँ, लैंग्वेज अच्छी हो जाए हमारी, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे जीत नहीं है। चाहे आप कारोबार भी करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज आपकी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इवन कि अच्छी जगह काम भी आपको नहीं मिल सकता अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है। मैं बैचलर हूँ, उसके बावजूद भी अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे कहीं पे वो बैचलर वाली हिसाब से 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मैंने बीबीए किया हुआ है, तो बीबीए के लिहाज से जो मेरी जॉब होनी चाहिए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी सेक्टर में, तो उस तरह की मैं जॉब नहीं कर सकूँगा अगर मेरी लैंग्वेज नहीं है। तो ये आप ख्याल रखें, लैंग्वेज को अच्छा करें। एक लैंग्वेज तो आप वो कर सकते हैं, सिंधी सीख लें आप। तो सिंधी में तो आप समझ जाएँ, चलें ये छोटा-सा चुटकुला था जाते-जाते। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।